नमस्कार, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी सामान्य के अंतर्गत पाठ संस्कृति के स्वरूप, जिसके लेखक हैं पंडित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, संस्कृति के स्वरूप के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा इस पाठ के बारे में जाना और समझा था, पढ़ा था। उसके आगे हम आज और भी कुछ गद्य खंडों की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। उम्मीद है आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। दूसरे गद्य खंड में क्या कहा है, किस तरह से व्याख्या की है, संस्कृति का स्वरूप जो बताया है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना और उसके पूर्व ज्ञान के बारे में बता देता हूँ कि संस्कृति के स्वरूप की व्याख्या करते हुए लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया था कि हमारा जो संस्कृति का स्वरूप है वो एक कल्प वृक्ष की भांति है, फलदायी देने वाला है। क्योंकि संस्कृति से हम जुड़े रहते हैं, हम संस्कृति से, क्योंकि संस्कृति हमसे ही जन्म लेती है। कहने का तात्पर्य है कि हम उससे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से अगर एक वृक्ष होता है तो वृक्ष की हम शाखाएं हैं, ये कह सकते हैं, और जो संस्कृति है वो उसका वृक्ष है, जिसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही गहराई तक गई हुई हैं। तो इस तरह से हम सभी शाखाएं फैली हुई, लेकिन हमें उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति का रखने का, उसके मान सम्मान रखने का बहुत ही एक कार्य जो है वो करना होता है। क्या कहा है आगे गद्य खंड में, देखिए। संसार में देश भेद के अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। सामान्य सी बात है, सब जानते हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के, अलग अलग संसार में बहुत सारे देश हैं और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ और संस्कृति के लोग हैं, वो रहते हैं, निवास करते हैं। कई अनेक संस्कृतियाँ भी हैं, परंपराएं भी हैं, उनकी विचारधाराएं भी हैं। तो यहाँ नानात्व अनिवार्य है, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो विधियाँ हैं। कहने का मतलब ये है कि विविध रूप है। नानात्व का मतलब हो गया विविध रूप है, अनिवार्य भी है। यह मानवीय जीवन का झंझट नहीं, उसकी सजावट है। किंतु देश और काल की सीमा से बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति से ही संभव है। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई होती है और उनका संस्कार करती है। यूँ तो सारे संसार में अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं, पर एक जन्म में जो हमारे माता पिता बनते हैं उनके गुण हम में आते हैं और उन्हें हम अपनाते हैं। ऐसे ही संस्कृति का संबंध है। यह सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है। धात्री मतलब जन्म देने वाली। इस दृष्टि से वह संस्कृति हमारे देश का हमारे मन का मन और प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारी जो संस्कृति है, कहने का मतलब ये है, तात्पर्य यह है कि इस देश की जो संस्कृति है और इसके अलावा भी संसार में कई अन्य देश हैं, उन सब देशों की संस्कृतियाँ अलग अलग हैं। क्योंकि वहाँ के रहन सहन, वेशभूषा और भी जो पारंपरिक उनके जो गुण हैं, जो रहन सहन है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, वो सबकी अलग अलग है। क्योंकि अलग अलग धरातल पर, इस पृथ्वी पर अलग अलग असामान्य वितरण है धर्म संस्कृति का भी और व्यक्ति का भी। तो उसी तरह से उनका कहने का तात्पर्य यह हुआ, कहने का प्रयास किया गया है कि इसमें लेकिन विविधता जो है, जो संस्कृति में जो विविधता पाई जाती है, वो हमारे लिए किसी भी तरह से किसी झंझट का कार्य नहीं करती, यानी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं देती है। लेकिन जो संस्कृति है वो हमारे लिए क्या करती है, संस्कारित करती है। क्या उदाहरण दिया था, क्या बताया था कि जैसे हम ये मान लेते हैं कि यदि हम अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को अपनाएंगे तो उससे हमारे लिए थोड़ी सी क्लिष्टता, यानी कि कुछ समस्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी कि इससे हमारा एक समुचित विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह हुआ, इसलिए कहने का प्रयास किया है कि हम एक ही संस्कृति को अपनाते रहें तो हमारा विकास संभव हो जाता है। और अपनाना इसलिए अनिवार्य है, ठीक उसी तरह से जैसे इस संसार में अलग अलग अनेक प्रकार के कई तरह के मनुष्य रहते हैं, स्त्री पुरुष रहते हैं। तो वो क्या है, लेकिन जो हमारे लिए जन्म देते हैं, जो हमारे माता पिता हैं, ठीक उसी तरह से संस्कृति भी इसी आधार पर कार्य करती है। वो भी संस्कृति भी जो हमारे माता पिता के समान ही हमारे लिए संस्कारित करती है और हमें गुणवान बनाती है, जिनको हम धीरे धीरे अपनाते चले जाते हैं और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विकास होता चला जाता है, मानवीय सभ्यता का विकास होता चला जाता है। और संस्कृति हमारे लिए क्या है, हमारे जो मन है,
कहने का मतलब ये है हमारा जो मन है वो उसका मन है, मन का मन है और प्राणों का प्राण होती है। दूसरा गद्यखंड क्या है, क्या कहा है देखिए कि भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है। सब जानते हैं कि हम एक स्वतंत्र अवस्था में, हमारा देश जो है वो स्वतंत्रता में, स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहा है। हम अब आज स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। इसलिए हम अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता या जो हमारे धार्मिक आचरण हैं उन सबको हम अपने अनुसार, जो हमारा मन कहता है, जो हमें जिस तरह से अच्छे लगते हैं, हम उनको अपना सकते हैं। भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है, इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी अपने अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विचारधाराएं भी होती हैं, अनिवार्य तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपना निजी जीवन होता है, जिसका जैसा जीवन है, जो जिस तरह से जीना चाहे वो जी सकता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी और की स्वतंत्रता में बाधा डालें। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ भी यही है कि हम जो दूसरों के लिए जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, जीने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है, रहन सहन का जो अधिकार प्राप्त हुआ है, उसे अपने उस हिसाब से स्वतंत्र विचरण करने दें। तो अपनी स्वतंत्रता तभी बनी रह सकती है जब हम दूसरे को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो ये तो स्वतंत्रता वाली बात हुई। तो यहाँ पर क्या देखिए कि जीवन का जो नवीन रूप हमें प्राप्त होगा वह अकस्मात अपने आप आगरने वाला नहीं है। उसके लिए जानबूझकर निश्चित विधि से हमें प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रवर कार्य संस्कृति की साधना है, उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक है। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं। देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है, हम उसका सम्मान करते हैं। सामान्य सी बात है, और ये सब जानते भी हैं कि हमारे देश की हो या फिर अन्य किसी देश की सभ्यता संस्कृति की बात हो, तो उनके लिए वो भी अपने आप में स्वतंत्र हैं पूरी तरह से जीवन यापन करने के लिए, उन नियमों का पालन करने के लिए, उन आचरणों को अपनाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, आगे क्या कहा है कि जीवन का जो रूप है वो नवीन रूप जो हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि हमें स्वतंत्रता आज प्राप्त हुई है, तो वो एकदम से गिरने वाला कोई वृक्ष से फल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए किसी एक ही पल में हमारे लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हो, या फिर संस्कृति का जो हमारे लिए जो प्राप्त हुई है, संस्कृति प्राप्त है, जो परंपरा हमारे लिए प्राप्त है, वो किसी बीज से उपजी हुई एकदम से नहीं, कोई वृक्ष या पौधा नहीं है। उसके लिए हमें जानबूझकर हमने कुछ उसके लिए अपने जो आचरण हैं, व्यवहार हैं, उनको हमने कुछ अपने नियम कायदे जो हैं वो हमने निश्चित कर लिए हैं। किस लिए? कि हमारे देश का संवर्धन हो, हमारे राष्ट्र का विकास हो सके, उसके लिए। और कहने का तात्पर्य यह हुआ कि राष्ट्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो अपनी संस्कृति का क्या करे, उसकी साधना करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए बताया कि उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए, जिसका हम सम्मान करते हैं। क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है, उसकी जो धारा है, संस्कृति की धारा बहुत ही प्राचीन समय से बह रही है और निरंतर बहती हुई चलती आई है, जिसे हम समय समय पर अपनाते रहे हैं और उसमें नवीन आचार विचार हम धीरे धीरे करके जोड़ते रहे हैं। इसलिए हमारी आज जो संस्कृति है वो एक नए रूप में हमारे लिए दिखती है। लेकिन जो हमें अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से प्राप्त संस्कृति के जो स्वरूप हैं, उनके हम सम्मान करते हैं, आज हम सम्मान करते हैं, और उसी संस्कृति को, उन्हीं अनुभवों को आज हम अपनी संस्कृति का प्राण तत्व मानते हैं। एक मुख्य बात यहाँ पर और कही गई है, क्या कहा गया है कि व्यक्ति हो या राष्ट्र जो एक पड़ाव पर टिका रहता है, उसका जीवन भी ढलने लगता है। इसलिए चरैवेति यानी कि चलते रहो, चलते चलो का संदेश दिया जाता है। तो हमें हमेशा क्या है, जागरूक रहना चाहिए। तो हम, जिससे क्या हो सकता है कि हम अपनी संस्कृति का पृष्ठपोषण या उसका जो पालन पोषण, कहने का मतलब ये है कि उसको संरक्षित करके नहीं रखना है एकदम से, हमारे लिए उन आचार विचारों का गठरी बांधकर नहीं रखनी है। तो ये समझाने का प्रयास किया गया है कि यदि कोई चाहे, तो वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई देश हो, यदि वो एक ही बात पर टिका रहता है, एक ही अगर बात पर, क्योंकि नई अगर बदलावों को स्वीकार नहीं करेगा, आधुनिकता में नहीं आएगा, वो यदि मॉडर्न लाइफ को नहीं अपनाएगा उसके लिए, तो फिर क्या हो जाता है कि उसका जो जीवन है वो ढलने लगता है। चाहे फिर वो देश की बात हो, चाहे व्यक्ति की बात हो, उसका जीवन कैसा हो जाता है, रुंध जाता है, मतलब वहीं पर स्थिर हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम संस्कृति की बात करें तो एक सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि नदी की जो